नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आज की क्लास में हम वो प्रश्न जो मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था, आपने पूछा था प्रश्न प्रश्न प्रश्न, मैं दिखा दिया था, क्वेश्चन 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 आपके पास आ गया था। तो आप लोगों ने कहा था कि सर उनका सॉल्यूशन भी बता दीजिए। बिल्कुल, आज मैं शुरुआत करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्यूशन से। तो जो जो लगेगा आप मुझे बताते जाइएगा। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ आज आपको। तो सारे जो प्रश्न हैं उनको हल कैसे करें, एक प्रश्न कई तरह से कैसे दिखाई देते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इधर उधर की बात ना करें। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जो है किसी भी हाल में इधर उधर भटके नहीं, इसलिए मैं आज की क्लास में आपके चैट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आपकी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, आपके क्लासेस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। तो जो भी वीडियोस आते हैं, चाहे वो अपलोड के फॉर्म में हो, चाहे वो लाइव के फॉर्म में हो, चाहे वो प्रीमियर के फॉर्म में हो, आपको उसे करना चाहिए। ऐसा करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि हम लोग अपने हिसाब से क्लासेस देते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर दे सकें। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर एक बार देखिए। चलो लास्ट तक बने रहना, और कुछ ऐसी बातें देखने को मिलेगा जो आपको बहुत ही कुछ सिखाएगा। और इन सारे प्रश्नों को एक बार हल करके ज़रूर जाना ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो है, देखिए ये एक प्रश्न है, हुंसडीकर अभिक्रिया का केवल समीकरण देकर समझाइए। हुंसडीकर अभिक्रिया को केवल समीकरण द्वारा समझाना है। अब आपको याद आ रहा होगा हुंसडीकर अभिक्रिया क्या है। कुछ बच्चों को याद आ गया हो तो देखो, याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बेटा। देखो याद में ऐसे करते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया है क्या, तो हमें याद रखना पड़ेगा हुंसडीकर बोरोडिन अभिक्रिया। ये नाम क्या है इसका, हुंसडीकर बोरोडिन अभिक्रिया, इसका पूरा नाम, यह जानना जरूरी है। हुंसडीकर बोरोडिन अभिक्रिया में क्या होता है, एक सिल्वर सॉल्ट होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर सॉल्ट ये, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ होगी, ब्रोमीन के साथ होगी, ब्रोमीन के साथ होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तब क्या होगा, यहां पर देखिए ये Br और Ag निकल जाएगा, AgBr बन के। बहुत आसान रिएक्शन होता है ये, Ag और Br निकल गया। अब ये COO हट जाएगा, CO2 बन करके। अब इधर से बचा है R और इधर से बचा है एक Br, तो RBr बन गया, यानी कि ब्रोमो एल्केन का निर्माण हुआ। ब्रोमो एल्केन का निर्माण हुआ। इसको जरा जरा समझेंगे, ये क्या कहलाएगा, सिल्वर सॉल्ट। तो यहां पर कुछ उदाहरण भी, एक उदाहरण आप जरूर दे दीजिएगा। उदाहरण में लिख लीजिएगा, चलो CH3COOAg, तो इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर एसीटेट। और Br2 के साथ विक्रिया है, कंडीशन आपको पता है, CCl4 बन जाएगा, AgBr वैसे ही बनेगा, और बन गया क्या चीज, CO2, और क्या बचा है, CH3Br, यानी कि ब्रोमोमीथेन। ये अभिक्रिया हुआ आपका, ये जानना जरूरी है, बस इतना जानना जरूरी था, आपके दिमाग में ये चीज होना जरूरी था कि भाई इसमें ये RCOOAg का अभिक्रिया Br2 से होना है, आगे की रिएक्शंस को हमें करना है। तो क्या पूरा रिएक्शन याद नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा उस बात को याद रखना चाहिए जिसकी ज़रूरत आपको है। तो एग्जाम में जाएंगे तो इतना याद रख के जाएंगे, अपने आप बनेगा। बस इतना ही याद रखना कि इसको कर लेने के बाद ये बनना चाहिए, ये इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला है हमारे पास ये प्रश्न, देखिए क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है। प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, फिर वही प्रश्न, सेम प्रश्न है, कोई अलग नहीं है, दो अलग जगह पे पूछा गया था तो मैंने दोनों लिख दिया है। फिर लिखा है क्लोरोफॉर्म का सूत्र व नाम लिखिए। फिर लिखा है क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। सबका आंसर क्या होगा जरा देखें। सभी प्रश्न एक ही जैसा माना जाएगा, अलग अलग नहीं है, लेकिन आंसर लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। पहले जानना यह है कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में
में वायु से क्रिया कर फॉस्जिन गैस बनाता है। COCl2 गैस बनाता है, जो कि विषैली गैस है। अब ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन में क्या होगा? CHCl3 की क्रिया ऑक्सीजन से होगा प्रकाश की उपस्थिति में। ये प्रकाश है, प्रकाश की ऊर्जा। हाफ, एक ऑक्सीजन बस इसमें आएगा, तो एक H और एक Cl निकल जाएगा, HCl बन करके और बन गया, देखो एक ऑक्सीजन ले लिया तो COCl2 हो जाएगा। ये है फॉस्जिन गैस। ये हुआ फॉस्जिन गैस। इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो रही है और फॉस्जिन गैस बन गया। अब सवाल ये आता है कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्रिया करता है? ये इसका जवाब मिल गया है, लेकिन क्लोरोफॉर्म का सूत्र तो आपको पता ही चल गया है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है। ये सूत्र है, ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र व नाम के बारे में बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा वो भी बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनकी बात करेंगे, फिर लास्ट में इनकी बात कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है? तो पहली बात है कि यहां पर जवाब होगा चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म वायु से क्रिया कर फॉस्जिन गैस बनाता है। अतः चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म वायु से क्रिया कर फॉस्जिन गैस बनाता है, अतः क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में एकत्रित किया जाता है, जिससे प्रकाश क्लोरोफॉर्म तक नहीं पहुंचती है और उपरोक्त क्रिया नहीं हो पाती है। ये बातें, कुछ ऐसी बातें लिख सकते हैं जिससे क्लोरोफॉर्म सुरक्षित रहता है। ये बात हुई रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। दूसरी बात, और कुछ जानकारी आपके पास होनी जरूरी है। तो रंगीन बोतल में रखना एक बात हो गया, सुरक्षित रखने के लिए। सुरक्षित रखने की दूसरी बात है क्लोरोफॉर्म को कॉर्क तक भरकर रखा जाता है, जिससे बोतल में वायु अनुपस्थित रहता है
एक और चीज़ पूछा जा सकता है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या मिलाते हैं, तो हम तीसरी बात कह रहे हैं आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए, किसी प्रश्न को पढ़ करके उसका उत्तर में ही काम नहीं करना है, उसके साथ और भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इसलिए उसकी गहराई पर जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए क्या होगा, क्लोरोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म में 1% इथाइल अल्कोहल मिला देने पर फॉस्जिन गैस की निर्माण की दर धीमा पड़ जाता है। इतनी ही बातें। अब क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, ये है CHCl3। इसका IUPAC नेम क्या है, ट्राइक्लोरो मीथेन। एक प्रश्न का और जवाब हो गया, इसको सामने ही लिखना चाहिए, अलग अलग प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया, इस प्रश्न का उत्तर एक ही है, इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया और इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। और भी दूसरे प्रश्न भी आपके पास आ जाते हैं कि भाई इसको कॉर्क तक क्यों भर के रखते हैं, तो इसका जवाब मिल गया, इसलिए कि उसमें वायु की अनुपस्थिति नहीं रहेगी। और दूसरी बात यहां पर लिखा है कि इसमें क्या मिलाया जाता है, तो 1% इथाइल अल्कोहल मिला दी जाती है, जिससे क्लोरोफॉर्म से फॉस्जिन गैस का बनना रुक जाता है, धीमा पड़ जाता है। तथा अगर कभी मान लो क्लोरोफॉर्म बन भी गया, फॉस्जिन गैस बन भी गया, तो ये इथाइल अल्कोहल उनसे रिएक्शन करके निष्क्रिय या विषहीन पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। ये पूरे जवाब इसमें आ जाता है। BHC क्या है, BHC आंसर, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। इसका सूत्र होगा C6H6Cl6। इसे 666 भी कहा जाता है, इसे लिंडेन भी कहा जाता है, इसे लिंडेन भी कहा जाता है। यह एक कीटनाशक है, ये कीटनाशक है। एक समय में मच्छर मारने के लिए इसके दवाई के रूप में उपयोग किया जाता था। यानी पेस्टिसाइड और या फिर कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये बहुत ही विषैला होता है, ये प्रकृति में काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहता है, इसलिए इसका उपयोग आज के डेट में बंद है। वैसे BHC का उपयोग सबसे बड़ी बात है, चींटी वगैरह मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। DDT का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर मारने में किया गया था, ठीक है। BHC का उपयोग चींटीनाशक भी लिख देता हूँ, चींटियों को मारने के लिए, ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं, C6H6 बेंजीन है, Cl2 3 टाइम्स, प्रकाश की उपस्थिति में ये बन जाएगा C6H6Cl6। इसकी संरचना क्या होगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन, ये लीजिए, ये 6 कार्बन है, ये एक रिंग की तरह जुड़ा हुआ है और इसमें दो संयोजकताएं बचा हुआ है। इनके साथ जुड़ जाएगा HCl 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 Cl HCl HCl H, ठीक है, इस तरह से। तो ये हुआ बेटा BHC। अगला देखें, फ्रियोन गैस, IUPAC नाम। आंसर देखिए, किसी को फॉर्मूला याद है फ्रियोन का, तो फ्रियोन गैस का
फ्रियोन गैस फॉर्मूला है CF2Cl2। संरचना की बात करें तो CCl ClFF। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम होगा डाइफ्लोरो मीथेन। इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों के, ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब आप सब बता सकते हैं और दे सकते हैं। तो देते जाइए जवाब, हम देखते जाते हैं कि कितना क्वेश्चंस आपका राइट हुआ है, कितना रॉन्ग हुआ, ये भी देख लेते हैं। अब बताओ बेटा, यहां पर कौन सा क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक है जो टाइफाइड के इलाज में प्रयुक्त होता है? इसे दैनिक जीवन में रसायन वाले चैप्टर से होता है, और इसमें से क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोरीन वाला में भी ये प्रश्न यूज हो सकता है। तो इसका जवाब होगा, यहां पर है क्लोरोएम्फेनिकोल। ये आंसर है इसका, क्लोरोएम्फेनिकोल। क्लोरोएम्फेनिकोल, यस। तो ये है एक टाइफाइड के लिए क्लोरीन से संबंध, क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है? आंसर पे आते हैं। स्वार्ट्ज अभिक्रिया में याद रखना क्या, हमेशा किसी भी अभिक्रिया की आत्मा यह है कि उसके मूल कंपाउंड को याद रखें। तो इसमें मूल कंपाउंड है आपका AgF, ये याद रखना। किसके साथ अभिक्रिया होगी जरा देखें। कोई सिल्वर हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया AgF के साथ होता है। Agx को लेकर निकल गया, AgX बन गया, और फ्लोरीन यहां पर लग जाएगा, RF, फ्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। सॉरी, फ्लोरोएल्केन। फ्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। फिर बात करता हूं बेटा, आगे बढ़ते जाइएगा। उदाहरण दे देना जरूरी है। यहां पर X का मतलब है, इसको जानना जरूरी है। X फ्लोरीन छोड़ करके क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होगा। तो आप कोई भी एक आध एग्जाम्पल ले लें, C2H5Br। इसकी अभिक्रिया मैंने कराया AgF के साथ। अभिक्रिया में क्या हुआ? AgBr लग जाएगा, और F इसके साथ आ जाएगा C2H5F, इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से फ्लोरोइथेन का निर्माण हो गया। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनके उत्तर है। आप लोगों ने, काफ़ी बच्चों ने कहा था सर इन प्रश्नों के जवाब कहाँ मिलेगा, तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। अब चलिए, ये कुछ प्रश्न हैं, इसके जवाब ढूंढते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, किस हैलोजन यौगिक को अग्निशामक की तरह प्रयुक्त किया जाता है? नाम, सूत्र, उपयोग लिखिए। ये तो बड़ा आसान आंसर है, बताते जाऊंगा। फिंकलेस्टन अभिक्रिया याद कर लो, किससे रिलेट करेगा। मार्कोनी-काफ का नियम और उसकी क्रियाविधि। फिर लिखा है खराश प्रभाव, उस यानी कि एंटी मार्कोनी-काफ का नियम और उसकी क्रियाविधि। फिर प्रश्न लिखा है, निम्न अभिक्रिया को समीकरण दीजिए। फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, रैमर-टीमन अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं को चलो देखें और करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं पहला 11वां नंबर का क्वेश्चन, किस हैलोजन यौगिक को अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर होगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, इसका IUPAC नाम होगा टेट्राक्लोरो, साधारण नाम IUPAC नाम टेट्राक्लोरो मीथेन। और क्या पूछा गया है? नाम, सूत्र, उपयोग। उपयोग यह है कि एक आपने अग्निशामक का उपयोग देखा और दूसरा उपयोग आप लिख लीजिएगा विलायक के रूप में। उपयोग, यूज, विलायक के रूप में। और दूसरा उपयोग बहुत बढ़िया उपयोग है ड्राई क्लीनिंग में। इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये हुआ कुछ
बातें। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, फिंकलिस्टीन अभिक्रिया। अब फिंकलिस्टीन अभिक्रिया आ गया ना तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, NaI से अभिक्रिया। मतलब छोटी छोटी जो उसके आत्माएं हैं उसको पकड़ना जरूरी है। तो वो ये है फिंकलिस्टीन अभिक्रिया में। तो क्या होगा, चलो आंसर करते हैं। फिंकलिस्टीन अभिक्रिया Rx की क्रिया NaI के साथ होगी, अल्कोहल या एसीटोन की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगा। तब Na जो है X के साथ निकल गया, NaX बना लिया, प्लस जो है R के साथ आ गया I है इस जगह पर, इसलिए ये I है, इसलिए यहां पर X का मान होना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हो जाना चाहिए, आयोडीन नहीं होगा इस X का मतलब। उदाहरण में आप चाहो तो आप लिखो, चलो C2H5 ले लेता हूं, C2H5 Cl ले लो। अब इसकी रिएक्शन मैंने NaI से कराना है, सारे कंडीशन सेम। तब क्या हुआ, NaCl। बस देखते जाओ फटाफट बेटा, एग्जाम में जाने से पहले करके जाना है भाई आपको। I को इसमें लगाओ, C2H5I, ये होगा आयोडो इथेन। ठीक है, इसको क्या बोलूंगा, आयोडो एल्केन बनता है। अब अगले प्रश्न की तरफ लिखा हुआ है, दो प्रश्न हमारे पास है। एक प्रश्न है मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है और उसकी क्रियाविधि लिखो। दूसरा प्रश्न है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है और उसकी क्रियाविधि लिखो। दोनों के मैं आपको दिखा रहा हूं, आप उसकी नियम लिख देता हूं फटाफट और उसकी क्रियाविधि भी लिख देता हूं। तो ये आपको एग्जाम में हो सके तो आए तो फिर आप पूरा लिखिएगा जैसा मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले मैं करता हूं आंसर, मार्कोनिकॉफ। रूल कहता है किसी असममित एल्कीन में ध्रुवीय अणु का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, कम होती है। अब करिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैं इसमें HBr का रिएक्शन करा रहा हूं। चलिए, एक ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु क्यों? क्योंकि एक H धनात्मक होता है, Br ऋणात्मक होता है। तो ये वाला भाग तो यहाँ Br ऋणात्मक है, तो ये उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, क्योंकि ये वाला जाके जुड़ना है। तो क्या बनेगा जरा देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। आप समझते हो कि इसमें से एक बॉन्ड टूट गया तो इन दोनों कार्बन पर वैलेंसी आ जाएगी, संयोजकता आ जाएगा। अब यहां पर बोला गया है ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ऋणात्मक भाग Br है, इसमें जुड़ने वाला है। तो ये है इस जगह पे Br और H यहां पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह का योग हुआ। अब क्रियाविधि क्या है इसको जरा समझेंगे। क्रियाविधि ये है, ये कार्बोकैटायन का निर्माण करता है। सबसे पहले HBr टूट जाएगा दो भागों में, H प्लस और Br माइनस में। फिर ये देखिएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहां पर एक बात हो सकता है कि अगर ये बंध इस तरफ टूट करके गया हो तो एक संरचना ऐसा बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा।
ये स्टेप टूटा हो तो हमारे पास मिल जाएगा CH3 CH प्लस और CH2 पर माइनस। अब माइनस जहां पर है वहां पर H प्लस जुड़ जाएगा, तो यानी कि ये CH3 हो गया, तो संरचना ये बना। अगर यही बॉन्ड दूसरे दिशा में अगर टूटता है इस दिशा में, तब क्या होगा? तब यहां पर देखने वाली बात है, CH3 CH CH2। अब यहीं पर देखें, इधर टूटा तो इधर माइनस हो गया, इधर माइनस हो गया और इधर प्लस हो गया। H प्लस कहाँ जुड़ेगा? माइनस में, तो ये CH2 यहाँ पर हो गया, तो ये उदासीन हो गया। चलो ऐसा मिला। यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिला, एक तो मिला कार्बोकैटायन इस कार्बन पर और दूसरे में यहाँ पर जिस कार्बन पर ये कार्बोकैटायन है, तो कैसा कार्बोकैटायन है? इस कार्बन पर दो एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्ब। और ये वाला कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं तो मैं ऊपर इसी साइड में लिख रहा हूं। अब यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूं। चलो क्या देखने को मिलेगा, इस जगह पे बात करते हैं, इसके क्रियाविधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रियाविधि, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो रिएक्शन हुआ है इसमें कौन सी अभिक्रिया आगे बढ़ पाएगी। तो ये प्रथम पद हो गया, फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप होगा। कार्बोकैटायन दो प्रकार का मिला, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक कार्बोकैटायन मिला। चूंकि स्थायित्व प्राइमरी कार्बोकैटायन से अधिक सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है, अतः होता है। अतः क्या होगा, अगली अभिक्रिया जो थर्ड स्टेप अभिक्रिया होगी वो होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन से CH3 CH प्लस CH3। इसमें अभिक्रिया आगे बढ़ेगा और इसके साथ जो H प्लस और Br माइनस बचा है, इनके साथ जुड़ेगा और ये अब वहीं पर जुड़ेगा जहां पे माइनस चार्ज है। तो ये बन गया आपके पास CH3 CH Br और ये CH3 हो गया। तो मार्कोनिकॉफ के नियम का क्रियाविधि ये हुआ। अब मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, मार्कोनिकॉफ की अभिक्रिया क्या है, उस तरह के एग्जाम्पल अभिक्रिया क्या है और उसकी क्रियाविधि क्या है, इस पे ध्यान देना। तो यहां पर कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। दूसरी बात है एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है भाई, इसको भी जरा देख लेते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि पेरोक्साइड की उपस्थिति में पेरोक्साइड की उपस्थिति में पेरोक्साइड की उपस्थिति में किसी एल्कीन, किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर उसका ऋणात्मक भाग
अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ता है। ये एक छोटी सी बात है। तो कहां पर जुड़ता है? अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर। अब इसमें देखिए एक एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैं HBr का योग करा रहा हूं, परंतु परऑक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है। परऑक्साइड की उपस्थिति में हो रहा है। परऑक्साइड C6H5 COO ट्वाइस, इस तरह से। तो किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में यह रिएक्शन हो तब की स्थिति देखिएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, बेंजाइल परऑक्साइड कहलाता है ये। तो ये क्या होगा, हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ROR, ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में ना, ध्यान रखिएगा। तब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, तब क्या होगा, इसका Br वाला भाग अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जुड़ता है। तो हमारे पास जवाब क्या हो गया, CH3 CH, तो अब हाइड्रोजन जो बचा है इसमें जुड़ जाएगा, तो CH2Br। अब इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं। चलिए, क्रियाविधि, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम का क्रियाविधि, मैकेनिज्म। बहुत सारे बच्चों के बारे में पता है कि इस चीज को पढ़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन बात वही कि जहां एग्जाम में आएगा तो आप जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, उस दिन एहसास होगा यार मैंने गलती किया था उस दिन की क्लास। तो ये गलतियां ना करो, इसलिए हम आपको वो सारी चीजें बताते हैं जिसकी जरूरत आपको है। चलो भाई देखिए, यहां पे इसकी क्रियाविधि जो होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि होता है। मुक्त मूलक क्रियाविधि है। अब यहां पर बेटा मुक्त मूलक क्रियाविधि, अब यहां देखें इस जगह पर यह क्रियाविधि क्या कहलाएगा, यह क्रियाविधि कहलाता है कार्ब कैटायन क्रियाविधि। हिंदी में लिखता हूं, जब मुक्त मूलक का निर्माण होता है इस विधि में, देखिए कैसे काम करेगा। प्रथम पद क्या होगा, ये जो आपके पास परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, इनमें समांश बंध विखंडन होगा। ये बंध दोनों साइड बराबर रूप से टूट जाएगा। तो ये मिलाएगा 2R-O, ये मुक्त मूलक का निर्माण। तो इसको हम इतना ऐसा लंबा चौड़ा ना लिखें, सिंपल लिख सकते हैं हम लोग, RO मुक्त मूलक का निर्माण हुआ। द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या, यहीं पर समझना है कि RO मुक्त मूलक जो है वो HBr के साथ क्रिया करती है, तब इस जगह पर भी ऐसे मुक्त मूलक का निर्माण होगा। यहां पर बंध विखंडन हुआ बराबर समांग विखंडन, तो H इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा ROH, एक मुक्त मूलक बनेगा, इसके साथ जुड़ गया, Br मुक्त मूलक का निर्माण हुआ। आप समझेंगे तृतीय पद, यहां पे क्या होने वाला है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Br मुक्त मूलक इसके नजदीक जैसे ही आएगा तो यहां पर भी समान विखंडन होगा, इधर भी इधर भी। तो दो जगह देखें क्या बना, CH3 CH मुक्त मूलक CH2 मुक्त मूलक, CH3 CH2 मुक्त मूलक, CH मुक्त मूलक और CH2 मुक्त मूलक। यहां पर समझने वाली बात क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। Br यहां पे जुड़ जाए मान लेते हैं, क्योंकि मुक्त मूलक जब रहता है तो किसी एक मुक्त मूलक पॉइंट पे जुड़ता है, तो ये Br यहां जुड़ गया, या हो सकता है Br यहां जुड़ जाए। तो इन दोनों में आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा हुआ तो ये प्राथमिक, ये फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्योंकि पॉइंट यहां पर है, देखो है ना, जहां पर
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। इस पॉइंट पे तो सेकेंडरी हो गया, तो ये सेकेंडरी मुक्त मूलक हो गया। अब यहां पर याद रखना, सेकेंडरी फ्री रेडिकल अधिक स्थायी है प्राइमरी फ्री रेडिकल से। स्थायित्व, अतः क्या होगा, अतः सेकेंडरी CH3 CH2Br। अब दूसरे HBr को फिर वही करेगा, तो यहां पर टूट रहा है इस तरह से, ठीक है। तो क्या करेगा, ये H मुक्त मूलक जो बनेगा उसको ये ग्रहण कर लेगा, CH3 CH2 CH2Br। अब हमारे पास बच गया Br मुक्त मूलक। इस तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ती, तो यहां पर बनता है ब्रोमीन जो है इस कार्बन पर गया जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। ये है दोनों की क्रियाविधि। मैंने जो आपको दोनों की क्रियाविधि बताया है इसको आप जरूर देख लीजिए। अब चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। निम्न अभिक्रिया को समीकरण देकर समझाइए। समीकरण देकर समझा रहा हूं मैं, एक एक अभिक्रियाओं को ध्यान दीजिएगा। ये दोनों अभिक्रियाएं लगभग एक जैसी हैं, पर थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बाकी ये दो अभिक्रियाएं अलग अलग हैं। 1 2 3 प्रकार की अभिक्रियाएं आपको नजर आ रही। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है, बेंजीन, यहां पे क्रियाविधि नहीं पूछा है तो सिर्फ क्रिया लिखना है। किसके साथ, CH3Cl के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। सिंपल एक रिएक्शन है कि ये वाला Cl इस जगह के H को लेकर निकल जाएगा, HCl बन गया, बच क्या गया, ये CH3 इस जगह पे जाके जुड़ जाएगा, बेंजीन की जो जगह खाली हुआ था उस जगह पे जुड़ जाएगा। इस कंपाउंड को कहा जाता है टॉल्विन, CH3 टोल्यूइन कहलाती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसको भी कहते हैं। चलिए ये भी एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, बेंजीन की अभिक्रिया, CH3COCl से कराते हैं। सेम रिएक्शन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तब ये Cl जो है इस जगह के H को लेकर निकल गया, तो यहां पर भी निकल गया HCl प्लस, देखें CH3CO बचा हुआ है ये वाला, और यही जुड़ गया इस जगह पे बेंजीन पर। तो इस तरह से बेंजीन पर ये अभिक्रिया, तो इसको कहा जाता है एसिटोफिनोन। किसी बच्चे के लिए अगर फास्ट हो रहा हो तो लिखने में अगर तकलीफ हो रहा हो तो मैं कहूंगा कि थोड़ी वीडियो स्लो कर लो, थोड़ा पॉज कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे एक फायदा होगा कि आप नोट तो कर पा रहे हो, ये आप जरूर देखो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो ये दोनों रिएक्शन, अगर यहां पर एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो इसको कहा जाता है एल्काइलेशन, यानी एल्कालीकरण, और इसको कहा जाता है एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन एंड एसिटाइलेशन, दो, एसिटिलीकरण, एल्कालीकरण। अब आता है, मैं ये दोनों को एक साथ बताऊंगा एक एक करके, फिर रिमल्टिमन को लास्ट में। फिटिक अभिक्रिया और वुड्स फिटिक अभिक्रिया समझना है। फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, देखते जाइएगा। फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन।
मुझे पता है कि आप वुड्स अभिक्रिया जानते हो कि किसी एलिफेटिक यानी कि हेलो एल्केन को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये सोडियम क्लोरीन को लेकर के NaCl बना लेगा, ये 2 बार ये प्रक्रिया होगी और इस तरह से बन जाएगा CH3CH3 यानी कि ईथेन बन गया। ये आपने पढ़ा है। अब यहां पर दूसरा एक शब्द हुआ, दूसरा फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन यानी कि एरोमेटिक हेलो एरिन की 2 अणु हैं। ऐसे ही सोडियम धातु के साथ उनको गर्म कराया जाएगा, सोडियम धातु 2 बार। ये भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन है, ये भी ड्राई ईथर ही है। ईथर की उपस्थिति में इनको गर्म किया गया तो ये दोनों सोडियम क्लोरीन को लेकर के NaCl बना लेगा, प्लस ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से डाइफेनिल का निर्माण हुआ। लेकिन देखिए यहां पर एरोमेटिक हेलो एरिन आया और यहां पर हेलो एल्केन आया। हेलो एल्केन और हेलो एरिन दोनों हो, देखो यहां से जो यहां पर मैंने लिख देता हूं CH3Cl, ये वुड से संबंधित है, फिटिक संबंधित है एरोमेटिक से। तो ये दोनों ही यहां पर भी रिएक्शन वही है, 2 सोडियम धातु, ड्राई ईथर। तो आप ये समझेंगे वुड शब्द आएगा तो फिर हेलो एल्केन, फिटिक शब्द आएगा तो हेलो एरिन, और दोनों शब्द आएगा तो दोनों का एक एक अणु है। तो इस तरह से ये निकल गया 2NaCl प्लस बच क्या गया, बेंजीन रिंग पर वो जो CH एल्काइल समूह बचा हुआ है ये जुड़ जाएगा। तो ये समझना है कि वुड्स अभिक्रिया क्या है, फिटिक अभिक्रिया क्या है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप देखिए, अब ये 3 अभिक्रियाओं को मैंने यहां पर कराया। ये रिमर-टिमैन अभिक्रिया, समय भी काफ़ी हो गया है और इतना ही काफ़ी रहता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमर-टिमैन, कोल्बे-स्मिट, कोल्बे अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, इन सब के बारे में बात करेंगे ताकि आपके दिमाग में जो उलझन है वो दूर हो जाए। तो अभिक्रियाओं के नाम के साथ जो उलझन रहती है उनको दूर करने का एक तरीका होता है कि सेम नाम वाली कोई चीज़ें आए एक साथ तो हम उसे कैसे करें, तो वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको कैसे हल करना है उनके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।